रुद्रप्रयाग जिले के मयाली गांव में कुछ दिनों पहले एक महिला पर गुलदार के हमले के बाद से लोग दहशत में हैं। लोगों का ये आरोप है कि वन विभाग सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहा है। वहीं जखोली ब्लॉक मुख्यालय समेत आसपास के गांव में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है। बीते एक माह में जैती, खरियाल, ललूडी, कपड़िया, बुढ़ना गांव में 4 महिलाओं और एक युवक समेत 5 लोगों पर गुलदार के हमले करने का मामला सामने आया। लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को गश्त बढ़ाने के साथ गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कई दिनों से लगातार यहाँ पे गुलदार ने आतंक फैला रखा है और 2-3 महिलाओं को और एक नाबालिग पुत्र को भी उसने अपना शिकार बनाने की भले कोशिश की, लेकिन गांव वालों के हो हल्ला से थोड़ा लोग बाग बचा पाए हैं इस चीज़ में, बच्चों को और महिलाओं को। रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, अभी क्या स्थिति है? प्रशासन क्या कुछ कह रहा है कि कब तक ये लोगों की दहशत खत्म कर दी जाएगी? क्योंकि गुलदार के दिखने के बाद से ही हम देखते हैं कि एक आम समस्या ये बन गई है, पहाड़ों में लोगों को परेशानी का सबब बन रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि जो जखोली क्षेत्र है रुद्रप्रयाग जनपद का काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ जो दूरस्थ क्षेत्र है, दूरस्थ गांव है, वहाँ सबसे ज्यादा आतंक गुलदार का बना रहता है। इस साल की बात नहीं देखिए, लेकिन हमेशा जब भी शीतकाल का समय होता है उस समय जखोली क्षेत्र में सबसे अधिक गुलदार की घटनाएं होती है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले एक माह के भीतर लगभग 5 से 6 महिलाओं पर गुलदार ने हमला किया है, जिसमें उनको घायल हुए हैं और इसके साथ एक नाबालिग बच्चे पे भी गुलदार ने हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वन विभाग उस गुलदार को ट्रेस नहीं कर पाया है और लगभग कई बार शिकायत करने के बाद वहां पर अब जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा गश्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और कभी जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उनका कहना है कि पहले से ही जब से यहाँ पे गुलदार का आतंक देखा गया था, शुरुआत में हमने इसकी शिकायत की थी, तब वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई समय पे नहीं की गई और अब वन विभाग द्वारा टीमें तो भेजी जा रही हैं, लेकिन जो गुलदार का है जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं और लगातार एक के बाद एक ग्रामीण पे वहाँ पे हमले हो रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात क्या है, छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी सबसे अधिक खतरा बना हुआ है और कई बार उनकी छुट्टियां पेरेंट्स कर दे रहे हैं कि घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं। खुद जो गांव वाले इलाका, आप सभी लोग जानते हैं, गांव वाले इलाकों में लोग घास के लिए, चारा पत्ती के लिए जाते हैं, तो महिलाएं भी डरी हुई हैं, समूह में महिलाएं जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं खतरा ये बढ़ गया कि अब गुलदार जो हमले वो तेजी से बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक गाँव को छोड़ के लगातार 5-7 गाँव में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वन विभाग को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं गुलदार को पकड़ने की हर कोशिश करनी चाहिए। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं आगे, आप बात करते हैं देहरादून से लगे पुरुकुल गांव की, जहां पर तार में फंसे गुलदार के साथ सेल्फी खींचना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल पुरुकुल गांव में खेतों की सुरक्षा के लिए तार लगाए गए थे और इसी तार में रविवार को एक गुलदार फंस गया था। गुलदार को देखने गांव वालों की भीड़ लग गई और इस बीच एक युवक गुलदार के साथ सेल्फी लेने के लिए उसके नजदीक जा पहुंचा। पहले से ही भीड़ से डरे गुलदार ने युवक को पास आता देखकर तार को तोड़कर युवक पर झपट्टा मार दिया और फिर जंगल में भाग गया। घायल युवक को बाद में गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वन विभाग घायल गुलदार की तलाश में जुटा है। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी को फर्जी बताया गया है, इस खबर को फर्जी बताया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को कल बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक एयरपोर्ट बाधित रहा। धमकी मिलने के बाद पूरे टर्मिनल भवन को खाली करा लिया गया था। एयरपोर्ट के बाथरूम में बम होने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। सुरक्षा एजेंसियों ने बम की खोजबीन की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के आसपास बम की खबर दी गई थी, जिसके बाद 12:30 बजे से 1:30 बजे तक अफरा तफरी का माहौल रहा है।
देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर धामी की बड़ी बैठक है। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होने वाली मीटिंग में सभी विभागों के ऑफिसर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में जिलों के डीएम, एसपी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में शीतकालीन चारधाम यात्रा पर भी चर्चा होगी। शीतकालीन चारधाम यात्रा का सीएम पुष्कर धामी ने शुरुआत कर दी है और सरकार का प्रयास 12 महीने श्रद्धालुओं को देवभूमि लाने का है, जिसको लेकर सीएम धामी मंगलवार को देहरादून में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। देखिए। बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ से रविवार को यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाठ पूजन के साथ शीतकालीन यात्रा का श्री गणेश किया। मुख्यमंत्री धामी का प्रयास 12 महीने चार धाम यात्रा चलाने का है, ताकि साल भर दर्शन के साथ कारोबार चल सके। मंगलवार को मुख्यमंत्री देहरादून में शीतकालीन यात्रा पर बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के कई बड़े अफसर मौजूद रहेंगे, जिसमें शीतकालीन प्रवास स्थानों पर व्यवस्थाएं ठीक करने पर बात होगी। वहीं शीतकालीन चार धाम यात्रा को प्रमोट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी शीतकालीन यात्रा को सही बता रही है, लेकिन सेहरा अपने सिर बांधना चाहती है। शीतकालीन यात्रा जहां हमारे चार धाम जो प्रवास, जहां पर यमुनोत्री, गंगोत्री और भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ की डोली शीतकालीन प्रवास में रहती हैं, वहां पर शीतकालीन यात्रा शुरू करने से जहां तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सरकार को शीतकालीन यात्रा की याद तो आई। अच्छी बात है, अगर आज शुरू कर रहे हैं तो और धूमधाम से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही कांग्रेस ने दिया था। और आज अच्छी बात है, सरकार 8 साल बाद सरकार की नींद खुल रही है और अच्छी शुरुआत है, अच्छा काम है। उत्तराखंड में अब तक चारधाम यात्रा की सिर्फ चर्चा होती है। राज्य बनने के 25 साल में पहली बार है जब शीतकालीन यात्रा को खुद पूरी सरकार प्रमोट कर रही है और मकसद से मुख्यमंत्री मंगलवार को बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस 20 पीसीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। देर रात जारी हुआ है तबादले का आदेश। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। शिव कुमार बरनवाल बनाए गए सचिव बाल संरक्षण आयोग। एडीएम पिथौरागढ़ थे बरनवाल। अरविंद कुमार पांडे अब एडीएम टिहरी होंगे। एडीएम हरिद्वार प्यारेलाल शाह भेजे गए उत्तरकाशी। डिप्टी कलेक्टर शालिनी नेगी का देहरादून से टिहरी तबादला हुआ है। सोनिया पंत को जीएम परिवहन निगम बना दिया गया है। चतर सिंह चौहान को डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर यूएस नगर का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि प्रमोद कुमार को डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले टूरिस्ट के लिए बड़ी खबर है। उन्हें उत्तराखंड बॉर्डर पर अब एंट्री फीस के रूप में ग्रीन सेस चुकाना होगा। 1 जनवरी से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को नए साल से जेब थोड़ी सी ढीली करनी होगी, क्योंकि राज्य में प्रवेश करने से पहले अब बॉर्डर पर उनको ग्रीन सेस के रूप में कुछ शुल्क देना होगा। शुल्क की ये राशि 40 से 80 रुपए के बीच होगी, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड की आबादी करीब 1.25 करोड़ है। सरकार को सिर्फ उनके लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं करना होता, बल्कि इसके 8 गुना अधिक उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के लिए भी व्यवस्था बनानी होती है। इसीलिए सेस लगाने का फैसला लिया गया है।
ग्रीन सेस का प्रस्ताव 4 पहिया वाहन 40 रुपए, 3 पहिया वाहन 20 रुपए, मध्यम वाहन 60 रुपए, भारी वाहन 80 रुपए। हमारा राज्य अब केवल मैं कहूं कि 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए सुविधाओं को जुटाने का काम, आवश्यकताओं को जुटाने का काम नहीं है। हमको जो है राज्य के अंदर आने वाले लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा लोग जो प्रतिवर्ष हमारे राज्य के भ्रमण पर आते हैं, उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग उसमें अपना अपना योगदान करें और जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं उनसे भी हमारे राज्य को योगदान की अपेक्षा रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में जो बाहर से एंट्री करने वाले जितने भी प्राइवेट वाहन होंगे उनके ऊपर उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रीन सेस लगाया जा रहा है। लगभग सालाना 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ के ऊपर यहाँ वाहन आते रहते हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट वाहन है, इसमें मुख्य रूप से जो ईवी वाहन है और हाइब्रिड वाहन है या सीएनजी पर चलने वाहन है, उनके ऊपर ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। ग्रीन सेस वसूलने का जिम्मा परिवहन विभाग का होगा। सेस की राशि वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से काटी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को सेस से छूट दी जाएगी। इसके लिए निजी ऑपरेटरों से टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए निर्णय उचित है और इससे प्रदेश को राजस्व वृद्धि के रूप में विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। हालांकि पड़ोसी राज्य हिमाचल की तुलना में सेस की ये राशि 3 गुना कम है। हिमाचल में ग्रीन सेस के रूप में 50 से लेकर 300 रुपए तक का शुल्क लिया जाता है। सेस से मिलने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मीटिंग ली और गेम्स की तैयारियों का फीडबैक अफसरों से लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नेशनल गेम्स को भव्य बनाने को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि नेशनल गेम्स से राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा होगा, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा मौका मिलेगा। वहीं 15 दिसंबर को नेशनल गेम्स का लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होने हैं। विकास होगा, साथ ही इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी जिम्मेदार लोग, हमारा खेल विभाग, खेल मंत्री जी, उनकी पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य में आएंगे, देश के लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। प्रदेश के पारंपरिक खेलों को लेकर नया पेच फंस गया है। नेशनल गेम्स में अब पारंपरिक खेलों को जगह मिलेगी या नहीं, ये अभी तक एक संशय बना हुआ है। देखिए, 28 जनवरी से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने वाले हैं। प्रदेश में होने वाले खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से 34 प्रकार के खेलों को ही अनुमति मिली है, लेकिन इन खेलों के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के पारंपरिक 7 अन्य खेलों के आयोजन की अनुमति मांगी थी, जिस पर अभी तक भारतीय ओलंपिक संघ ने हरी झंडी नहीं दी है। योगा, मलखम्ब, राफ्टिंग, कलारी पयटू, मुर्गा झपट, पिट्ठू, ढोडा जैसे 7 खेलों को नेशनल गेम्स में रखा गया है, लेकिन ये खेल सिर्फ प्रदर्शन के लिए होंगे या इन खेलों के खिलाड़ी मेडल से नवाजे जाएंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि भी जो गेम डेमोन्स्ट्रेशन गेम में है उसको मेडल गेम में रखा जाए, क्योंकि मेडल गेम में इसलिए रखा जाए क्योंकि उत्तराखंड का इंडिजिनियस गेम है, उत्तराखंड होस्ट स्टेट है जो कि इसका आयोजन कर रहा है, तो कुछ वो अपने खेलों को भी, पारंपरिक खेलों को भी प्रोत्साहित करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से एक डेमोन्स्ट्रेशन गेम जिसमें कि मेडल नहीं मिलेगा उसका मनोबल देखिए, और स्वाभाविक रूप से जिसमें आपको मेडल मिलेगा उसका मनोबल काम करने का देख लीजिए, तो फर्क होता है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है। माना जा रहा है कि नेशनल गेम्स में राज्य के पारंपरिक खेलों को शामिल करना मुश्किल है, लेकिन इस पर फाइनल मुहर भारतीय ओलंपिक संघ को लगानी है, जिसके बाद तय होगा कि प्रदेश के राज्य खेलों को जगह मिलती है या नहीं। यह अधिकार जो है
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जी को है और ये चिट्ठी आज गुजारिश वाली चली जाएगी। देखो उसमें क्या निर्णय होता है, वही उसका फैसला करेंगे। प्रदेश के खिलाड़ी इन पारंपरिक खेलों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। यदि पारंपरिक खेल राष्ट्रीय खेलों में नहीं जुड़ सके तो इन खिलाड़ियों की मेहनत बेकार जाएगी, साथ ही उनका मनोबल भी टूटेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की याद में राजधानी के हाथी बड़कला में शहीद द्वार का सोमवार को उद्घाटन किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम में शहीद द्वार को जनता को समर्पित किया। मेजर भूपेंद्र कंडारी राजौरी में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। सर्वोच्च साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेवा मेडल से नवाजा गया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मेजर कंडारी नई पीढ़ी के लिए आदर्श है। ये बिना लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ। वहीं चारों धामों में बर्फबारी भी हुई है। केदारपुरी में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी चांदी की तरह सफेद हो गई है और बद्रीनाथ धाम में हुए स्नोफॉल से हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। बर्फ में लिपटे हुए पहाड़ दिख रहे हैं। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। खाती, बाछम, केलपारा के साथ लीती और शामा में स्नोफॉल हुआ है। वहीं बर्फ गिरने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बर्फ से अब पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगी है। अल्मोड़ा जिले में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। चौबटिया, जागेश्वर, बिनसर समेत जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। निचले हिस्सों में बारिश होने से किसान खुश हैं। वहीं लंबे समय से बारिश न होने से सूखे जैसे हालात हो गए थे। वहीं पर्यटन भी पहाड़ का रुख नहीं कर रहे थे। ऐसे में बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद है। चमोली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी से जिले के 43 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां एक तरफ बर्फबारी की वजह से पर्यटक और पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं। वहीं सड़कों पर बर्फ गिरने से गाड़ियां फिसल रही हैं। अगर आप कहीं घूमने के लिए निकले और अचानक से स्नोफॉल के नज़ारे मिल जाएं तो सफर पर चार चांद लग जाते हैं। पहाड़ों में सैलानियों को कुछ ऐसा ही कल देखने को मिला। नैनीताल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी देखकर खुश हो गए हैं। सरोवर में अचानक बर्फबारी होने से सैलानी गदगद हो उठे। नैनीताल की माल रोड पर भी बर्फबारी से पर्यटकों के सफर में चार चांद लग गए। पर्यटकों ने स्नोफॉल का मजा लिया और बर्फबारी में भी खूब मस्ती की। हम लोग तो बस घूमने आए थे, हम और मेरी मम्मी। तो हम लोग आए थे कि एकदम मस्त 2 दिन का ट्रिप जाएंगे, कैची धाम, नैनीताल घूम के आ जाएंगे। और ये जो टाइम था ये स्नोफॉल का था नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली जो हम लोग स्नोफॉल देखे हैं ना, एकदम मजा आ गया। एंजॉय किया है, बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ। हमने सोचा नहीं था स्नोफॉल होगी, हमने तो सोचा था कि बस ऐसे ही थोड़ा ठंड एंजॉय करने आए थे हम, लेकिन स्नोफॉल हो गई। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं था कि ये स्नोफॉल हमें देखने को मिलेगा और मतलब पूरी वाइब सी आ रही है कि हम हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद ज़िले से आए हैं और हमें यहाँ के इतना सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ का रोप वे, यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ की मीडिया सब बहुत बढ़िया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में स्नोफॉल की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। नैनीताल में पिछले 3 सालों से स्नोफॉल के नज़ारे कम ही देखने को मिले, लिहाजा इस बार की बर्फबारी से कारोबारी भी उत्साहित हैं। 3 साल बाद हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, लेकिन 3 साल पहले जितना हुआ था उतना नहीं हुआ। ये
तो 3 साल बाद ज़्यादा होगा। अगर इस बात उम्मीदें ज़्यादा हैं बाद में कि नहीं, उम्मीदें तो हैं सर, अभी पीक टाइम है, शुरुआती है अभी तो जब स्नोफॉल की। स्नोफॉल होने के बाद सैलानियों की संख्या सरोवर नगरी में बढ़ने की उम्मीद अब कारोबारियों को है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए अभी कोई खास बुकिंग होटल कारोबारियों को नहीं मिली है, लेकिन स्नोफॉल के बाद कारोबार को बूम मिलने की उम्मीद है। दिनों में इसी तरीके का मौसम अगर रहता है तो पर्यटन कारोबार को बढ़िया बूम मिलेगा, अच्छे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, कारोबार अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उनको भी पूरा करना होगा, अलाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा जो सुविधाएं टूरिस्ट को मिलनी है वो देनी होंगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार भी आगे बढ़ेगा। हालांकि इन नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक पहाड़ पहुँचने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अलकनंदा एन्क्लेव में ONGC से रिटायर्ड अधिकारी की हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक अशोक कुमार घर में अकेले रहते थे। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि घर से चिल्लाने की आवाज आई थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने पिरान कलियर दरगाह पर चादर चढ़ाई और शांति की दुआ मांगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स सहित समुदाय के मुस्लिम चेहरों ने पिरान कलियर में शांति के लिए दुआ मांगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं।